हेलो एवरीवन, सो ये मेरी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2011 में जो रीड का पेपर हुआ था, ये लेवल 1 का पेपर है। उसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है वो 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग चला रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है, यानी उनकी विशेषता बताता है। ऑप्शन है यूज़, यूज़फुल, यूजिंग, यूज़फुलनेस। देखिए यूज़ में आप आईएनजी लगाइए तो क्या हो जाएगा? यूजिंग हो जाएगा। आप ईडी लगा के देखिए तो यूज्ड हो जाएगा। तो इट मीन्स इसमें आईएनजी और ईडी लगा के शब्द बन रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है? ये वर्ब्स है। यूज़फुलनेस एडवर्ब होती है, जबकि जो यूज़फुल होती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। दिस बॉक्स इज़ यूज़फुल फॉर मी। यूज़फुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गई, क्योंकि ये विशेषता बता रही है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। माई फादर वॉक वेरी क्विक, फास्टली, फास्ट या फिर नाइस। तो माई फादर वॉक वेरी फास्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। सो आपको सेंटेंस पैटर्न बताना है, तो कुछ चीज़ें आपको सेंटेंस पैटर्न में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आती है हमारी मेन वर्ब, फिर उसके बाद जो भी रिमेनिंग रह जाता है ऑब्जेक्टिव वो आता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखिए, शी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नहीं सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि ये किसका टेंस है? ये है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। शी पिट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। और देखिए बिल्कुल सही प्रीपोजिशन लगी, ऑन द टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शी ऑल द बुक ऑन द टेबल पुट, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये वर्ब कहाँ पहुँच गई? हमारी मेन वर्ब देखिए यहाँ नहीं चाहिए थी, लास्ट में पहुँच गई। शी पुट ऑन द टेबल ऑल द बुक्स, नहीं, ऑल द बुक्स पहले आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव, फिर प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस आता। शी ऑन द टेबल, अरे ऑन द टेबल वही शी चली गई। अब पुट देखिए यहाँ लगा है। सबसे पहले मैंने कहा था कि मेन वर्ब लगानी है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एकदम करेक्ट फॉर्म है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। दिस बुक इज डैश एंड दैट वन इज माइन। आवर बुक, योर, योर्स या फिर योर बुक। सो दिस बुक इज योर्स, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजेसिव केस आएगा। ये बुक कैसी है? तुम्हारी है। एंड दैट वन इज माइन, और वो वाली जो है वो मेरी है। यहाँ पे आई का पॉजेसिव केस लगा है, तो यहाँ पे किसका लगेगा? यू का। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। फिर से आपको ऑर्डर चुनना है। यहाँ पे क्या है? इंटेरोगेटिव वाला है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हमारे बाहर निकल के आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या आती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर जो हमारी मेन वर्ब आती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या लगा देंगे हम? क्वेश्चन मार्क। सो ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन देखिए, वाई शी डिड लीव सो अर्ली। तो यहाँ पे डिड कहाँ लगा हुआ है? मैंने आपको कहा था डिड कहाँ आएगा? क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा, पर ये तो यहाँ पे लगा हुआ है, जबकि यहाँ आना चाहिए तो ये तो सही नहीं होगा। वाई डिड शी, ये तो बिल्कुल सही है। डिड आया, फिर शी आया, सब्जेक्ट आया, फिर लीव भी आया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया, तो ये और क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो ये एकदम सही फॉर्म हो रहा है। लेकिन फिर भी हम आगे के पढ़ के देख लेते हैं। वाई डिड शो अर्ली, अरे सब्जेक्ट आ गया यहाँ से। वाई सो अर्ली, अरे पहले तो हमारा डिड आना चाहिए था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। Pick out the correct sentence. There are shop near my house. There के संग आर नहीं लगता है, पहली बात आप ये याद रखेंगे। There is shops near my house, ये भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा है मुझे पढ़ने में। There are a shop near my house, आर नहीं लगेगा। There is a shop near my house, तो ये बिल्कुल सही है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। She dash the right answer. She knows, she know, she is knowing, she know. वो इसका क्या होगा? कि वो सही आंसर जानती है। इस नोई लगाएंगे तो वो सही आंसर जान रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। और जब हम ये हमारा कौन सा टेंस है? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है।
अगर वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो उसकी मेन वर्ब में जो हमारी बेस फॉर्म होती है वर्ब की, उसमें एस या ई एस ऐड हो जाता है, एस या ई एस। तो नो का क्या हो जाएगा, नोज। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोज। सो सी नोज द राइट आंसर। और उसका टेंस कौन सा है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। व्हेन द फोन रैंग वी डैश टेलीविजन। ठीक है, जब फोन बजा तो हम क्या करते हैं, हम टेलीविजन देख रहे थे। वी वॉच्ड नहीं, वी आर वॉचिंग नहीं, क्योंकि अगर देखिए ये रैंग लगा हुआ है यहाँ पर, रिंग की सेकंड फॉर्म है रैंग। तो जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस आएगा अब वो भी याद रखेंगे कि वो किस में आएगा, पास्ट में ही आएगा, प्रेजेंट में नहीं आ सकता। और आर क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। वी आर वॉचिंग, अरे वर तो आता, लेकिन क्या आता, उसके संग आईएनजी फॉर्म आती, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है। वी वर वॉचिंग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए वर भी आया और वॉचिंग भी आया है। आप ये याद रखेंगे, अगर एक सेंटेंस पास्ट में दे रखा है तो दूसरा सेंटेंस भी आपको पास्ट में ही बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ राधिका हैड रिसीव्ड एन इनविटेशन शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी। अगर राधिका को इनविटेशन मिलता तो वो पार्टी में जाती। The above sentence tell us that Radhika did not receive the invitation, had received the invitation, is waiting for the invitation, did not want to go to the party। वो कह रही अगर आता तो वो जाती, तो इसका मतलब है उसे इनविटेशन तो नहीं मिला है। उसके अलावा वो वेट भी नहीं करी इनविटेशन में, क्योंकि ये तो पास्ट की बात हो गई, रिसीव्ड पास्ट की बात हो गई। और जब पास्ट की बात हो गई तो फिर अब क्यों वेट करेगी, अरे सारी तो हो गई तो अब क्यों वेट करेगी वो कि अब मुझे मिलेगा, अब मुझे मिलेगा, तुमसे शादी करेगा, लग रहा है वो इंसान, ऐसा तो नहीं है। डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, ये भी नहीं, वो तो ऐसा तो उसने नहीं कहा कि मैं पार्टी में ही नहीं जाती, वो कह रही मैं जाती अगर मुझे मिलता तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कौन से होते हैं, ए, एन और द, ये हमारे डिटरमाइनर होते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। देखिए ये कैसा सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। आप ये याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन से पहले कोई भी डिटरमाइनर नहीं लगता, ना तो ए, ना तो एन, ना ही द। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डिटरमाइनर। कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग एन एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। अरे ये तो हो गया, नहीं नहीं ये नहीं हुआ है। यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विद यू। ठीक है, अम्ब्रेला देखिए आपको पता होगा, ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं वोवल्स। ठीक है, और वोवल्स से पहले क्या आता है, ए आता है या फिर एन आता है, क्या आता है, एन आता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इनसे ही पहले एन आए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये लगे होते हैं और ए आता है। आपको बस साउंड पे फोकस करना है कि पहले हम किसकी साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर साउंड वोवल की है तो एन आएगा और कॉन्सोनेंट की है तो ए आएगा। आप बस साउंड पे फोकस करिएगा। इसमें क्या है, अम्ब्रेला, सबसे पहले हम किसकी आवाज प्रोनाउंस करें, मतलब यू को प्रोनाउंस करें, और यू क्या है हमारा, एक वोवल है, तो उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले आएगा एन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मंजीत सेड टू आशी, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। इन द अबव सेंटेंस मंजी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, ऑफरिंग एडवाइस, मेकिंग अ रिक्वेस्ट। देखिए वो क्या कर रहा है, प्लीज़ कह रहा है, किसका यूज़ कर रहा है, प्लीज़ का कर रहा है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए विंडो खोल दूंगी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नो अदर member in the family is as intelligent as राजू। द अबव सेंटेंस हैज़ द सेम मीनिंग। कह रहे हैं कि कोई भी जो फैमिली का मेंबर है वो राजू इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसमें से हमें सेम मीनिंग वाला सेंटेंस चुनना है। राजू इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। सो ये तो नहीं हो सकता। राजू इज नॉट इंटेलिजेंट, ये तो बिल्कुल निगेटिव बात करती है, राजू तो इंटेलिजेंट ही नहीं है। राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। ठीक है, ये एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री लगी थी इसलिए ये रॉन्ग था। यहाँ पे जब डिग्री लगी अब ये सही है। अदर मेंबर इन द फैमिली आर नॉट इंटेलिजेंट, ये भी नहीं बात कही जा रही कि वो और जो मेंबर है वो इंटेलिजेंट ही नहीं है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की एकदम करेक्ट फॉर्म के साथ आपको इसे फिल करना है। इट वॉज डैश कार ही हैड एवर ड्राइव। ठीक है, ये
मतलब सबसे ज़्यादा वैसी कार है जो उसने आज तक चलाई है। द मोर कम्फर्टेबल, द मोस्ट कम्फर्टेबल, द कम्फर्टेबल एंड कम्फर्टेबल। देखिए जो हमारी डिग्री होती है वो 3 होती है, एडजेक्टिव की हमारी 3 डिग्रीज होती है। एक होती है सिंपल या फिर अब दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव कब आती है? जब किसी चीज़ की कंपैरिजन किसी सारी चीज़ों से की जाए। जैसे कि मैं बोल दूँ कि आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर दैम इन द यूट्यूब, ठीक है, कि मैं सारे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट टीचर हूँ, तो मैंने क्या लगाया? अपने लिए मोस्ट लगाया, ठीक है। अगर कंपेरेटिव कर जाती है जब 2 लोगों में, थोड़े लोगों में कंपैरिजन होती है। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ आई एम मोर इंटेलिजेंट दैन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया? मोर लगाया। और मैं एक सिंपल सेंटेंस बनाऊँ, आई एम इंटेलिजेंट, मैं किसी से कंपेयर ही नहीं कर रही हूँ, ना अपने भाई से, ना किसी से भी कंपेयर नहीं कर रही हूँ। तो अब सेंटेंस को देखिए, ये क्या कर रहा है कि उसने जो ये कार चलाई है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है जितनी भी कार उसने चलाई है अब तक, ठीक है। सारी कारों से उसने कंपैरिजन किया, तो कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है? मोस्ट लगता है, या फिर जो वर्ड होता है उसमें EST लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? मोस्ट लगेगा। और मोस्ट लगा है तो सुपर है, तो सुपर डुपर अपने संग लेके चलेगा द, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट कंफर्टेबल, ठीक है। आपको याद रखना है सुपरलेटिव डिग्री जब लगेगी तो उससे पहले द का भी यूज आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस विच हैज द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस। माही गॉट अ हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। माही को मतलब क्लास के जितने बच्चे हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स मिले या फिर ग्रेड्स मिले हैं। माही गॉट अ हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिग्री ही नहीं लगी है। माही गॉट अ हाई ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, सेम यहाँ पे भी डिग्री का यूज़ नहीं हुआ है। माही गॉट द हाईएस्ट ग्रेड इन द क्लास, या फिर माही गॉट हाई मोस्ट ग्रेड इन द क्लास, मोस्ट यहाँ आएगा नहीं, हाई का क्या होगा? हायर और हाईएस्ट, और सब पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो क्या आ गया? हाईएस्ट, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन सेड टू सविता, कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। मोहन कहता है सविता से, क्या मैं तुम्हारी बुक एक दिन के लिए बोरो कर सकता हूँ। इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी, ठीक है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? मोहन आस्क्ड सविता, अब इसके आगे वाला आपको बनाना है, कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ क्लास। देखो अब क्या है, जो हमारा स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है वो किस में है? पास्ट में है, तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है, तो ये कुड में चेंज हो जाएगा। और इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जो कैन से स्टार्ट होते हैं, या फिर आप कहें कि क्वेश्चन वो जो है वर्ब होती है बाहर निकल के जाती है जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस बना देती है, तो वहाँ पर डैट नहीं लगाते कॉमन बटेड कॉमा हटा के, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं बच्चों? इफ़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ़, तो इफ़ आ जाएगा। और ये इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस होता है उसे हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, तो इफ़ के बाद सीधे क्या आएगी? पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आई हमारा चेंज होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, जो कि कौन सा है? मोहन, तो आई मोहन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो उसका क्या जाएगा? ही, मोहन लड़का है तो ही। इफ़ ही, फिर क्या आएगी? हमारी वर्ब आएगी, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन तो हम अभी तो ऊपर सीख चुके हैं ना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, तो आई के बाद क्या आएगा? इफ़ आई, कैन का कोड हो जाएगा, बोरो, फिर यू चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा? सेकंड पर्सन, जो कि सविता है। सविता क्या है? हर, तो आएगा इफ़ आई कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे, और फिर क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। सो देखिए इसमें से कौन सा है ये वाला? इफ़ ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे, तो पहला ही वाला सही हो गया एकदम, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब ये दे हो गया। अब बताइए आई जब मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मोहन क्या बहुत सारे मोहन से नहीं है ना, मोहन तो बेचारा एक ही बच्चा है, तो ही आएगा, इसलिए रॉन्ग हो गया। तो जहाँ पे डैट से जुड़ गया, मैंने कहा था जो आपको इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस है वो डैट से नहीं जुड़ते, वो इफ से जुड़ते हैं। अब यहाँ पे इफ डैट दोनों आ गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डो नॉट बाय मैंगोज। सो जो लड़की है वो अपने भाई से क्या कह रही है कि मैंगोज मत खरीदना, वो क्या कर रही है? ऑर्डर कर रही है। तो उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो किस तरीके से चेंज होगी? शी सेड हर ब्रदर टू नॉट बाय मैंगोज, नॉट टू बाय मैंगोज, डू नॉट बाय मैंगोज,
या फिर डू नॉट टू बाय मैंगोज। सो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि जो नॉट हो जाता है वो पहले निकल के आता है नॉट, फिर उसके बाद लगाएंगे हम टू, फिर लगाएंगे बाय और मैंगोज। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी द स्टूडेंट सेड टू डैट। ठीक है, अब ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके क्या लग जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके लग जाएगा डैट। ठीक है, क्या लग जाएगा, डैट लग जाएगा। डैट लग जाएगा, डैट आ जाएगा। फिर क्या आएगा, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो वी की जगह क्या आएगा, द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पे। तो द स्टूडेंट्स क्या है, बहुत सारे, तो बहुत सारों के लिए क्या लगता है, दे, डैट दे। फिर क्या आएगा, वॉन्ट, ये क्या है यहाँ पे, क्या है, वॉन्ट, वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वॉन्टेड, वॉन्टेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, बस इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कौन सा है, ये डैट तो ऑलरेडी लगा हुआ था, तो हमें डैट लगाने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, डैट लगा हुआ था ऑलरेडी। तो दे वॉन्टेड से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, दे वॉन्ट नहीं, दे वॉन्टेड होना चाहिए, दे वॉन्टेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है। बाकी भी हम चेक करते हैं, वी नहीं आएगा, वी नहीं आएगा, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे वॉन्टेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड courteous इज सिमिलर इन द मीनिंग टू, ये किसके सिमिलर है, आपको मतलब इसका सिनोनियम बनाना है, रिलेटेड टू अ कोर्ट, इम्पोलाइट, पोलाइट या फिर काइंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सो जो हमारा वर्ड है सिमिलर, जो हमारा वर्ड है सिमिलर किसके, कोर्टियस के, वो कौन सा है, पोलाइट। विच वर्ड हैज़ द सिमिलर मीनिंग टू सिग्निफिकेंट। देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, कहते हैं ना दिस थिंग इज सिग्निफिकेंट टू मी। परमिनेंट, परमिनेंट, मैग्निफिशिएंट, इफिशिएंट या फिर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्निफिशिएंट। नहीं सॉरी, मैग्निफिसेंट नहीं आएगा, क्या है, इम्पॉर्टेंट है ना, तो इम्पॉर्टेंट के लिए आएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना। द अपोजिट वर्ड ऑफ द ऑप्टिमिस्ट इज, ऑप्टिमिस्ट किसको कहते हैं, जो आशावादी व्यक्ति होते हैं उन्हें हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पेरिस्मेटिक, होपफुल, आइडियल या फिर डल। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्मेटिक। पेरिस्मेटिक कौन होते हैं, निराशावादी। होपफुल कौन से होते हैं, आशावादी। तो ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, ना कि अपोजिट, नहीं एंटोनियम नहीं, सिनोनियम। आइडियल मतलब कि किसी चीज़ को आइडियल मान लेना, अपना गुरु मान लेना एक तरीके से। डल का मतलब होता है निराश, तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। द वर्ड इनोसेंट टू अपोजिट इन मीनिंग टू डैट ऑफ। ठीक है, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मासूम होना। क्लेवर, इग्नोरेंट, एक्टिव या फिर गिल्टी। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, इग्नोरेंट का मतलब होता है कि इग्नोर कर देना, एक्टिव का मतलब होता है एकदम चुस्त दुस्त रहना, और गिल्टी का मतलब होता है जो मतलब इनोसेंट का मतलब होगा एक तरीके से मासूम, गिल्टी का मतलब होता है जो मासूम ना हो, जिसने कोई क्राइम किया हो। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिल्टी। पिक आउट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है एक। ये वैरायटी की राइट स्पेलिंग क्या होती है, बस आपको ये पहचान के बता देनी है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, VARIETY, वैरायटी। फिर से आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। आपको इम्प्रेसिव की बतानी है राइट स्पेलिंग। इम्प्रेसिव की स्पेलिंग क्या होती है, IMPRESSIVE। आप खुद से एक बार उनको बोल के देखिए कि जो भी स्पेलिंग दे रखी है उसको आप बोल के देखिए कि क्या है राइट स्पेलिंग, तो आप खुद बता देंगे। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट आउट द वर्ड विच बिगिन विद अ डिफरेंट साउंड। आपको ये इन 4 वर्ड दे रखे हैं, इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड जो है वो डिफरेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है या फिर हम उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बस हिंदी में लिख के देख लेना है। जैसे कि हाउस है, हाउस लिख के देखिए, हाउस, इस तरीके से। फिर होम आ गया, होम। फिर क्या आया, ऑनर, इसे क्या कहते हैं, हॉनर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते ऑनर, ऑनर। फिर आ गया हैंड, फिर क्या आ गया, हैंड, ऑनर।
हैन। देखिए ये भी हाथ से शुरू हो रहा है, ये भी हाथ से शुरू हो रहा है, ये भी हाथ से शुरू हो रहा है, लेकिन जो ऑनर है वो हमारा ऑ से शुरू हो रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड इन अ डिफरेंट साउंड। अब एंड की बात करेंगे, कौन सा डिफरेंट साउंड से एंड हो रहा है, तो वही ट्रिक अपनाएंगे। आप हिंदी में लिख के देख लीजिए, सी टी सिटी, बाय बा ए, नेक्स्ट है स्काई, इसका ए, ये नहीं आएगा, ए आएगा। यहाँ पे ए से एडी आएगा, ठीक है, क्या आएगा? ए से एडी। ए से एडी आएगा, स्काई और ट्राई, रा ए, ट्राई, ठीक है, नीचे ये भी आएगा। देखिए इसके लास्ट में भी क्या है? ए है, इसके लास्ट में भी क्या है? ए है, इसके लास्ट में भी क्या है? ए है, लेकिन इसके लास्ट में टी है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये डिफरेंट साउंड वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड विद हैज़ अ डिफरेंट साउंड। देखिए अंडरलाइन करके दी गई है आपको, उसकी डिफरेंट साउंड बतानी है, तो फिर से आप लिख के देख लेंगे। फुट, पहला क्या है हमारा? फुट, फुट। दूसरा है शुड, शुड, शुड। नेक्स्ट है बुड, बुड। नेक्स्ट है फूड, नेक्स्ट क्या है हमारा? फूड। देखिए सब में छोटू की मात्रा, लेकिन इसमें क्या है? बड़ू की मात्रा, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ओ यू ओ इनके साउंड में बतानी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट द लेटर आई हैज़ द डिफरेंट साउंड, ठीक है, इसमें से किसकी डिफरेंट साउंड नहीं है? आप लिख के देख लीजिएगा, मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, फिनिश, फाइनल, फीट या फिर फिल। आप लिख के देखिए, तो इसमें से जो फाइनल की है वो डिफरेंट साउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड इन विच द लेटर सी एच हैज़ द डिफरेंट साउंड। सबसे पहले क्या है? चेक, लिख के देखिए, चेक। यहाँ पे क्या है? केमिकल, केमिकल। नेक्स्ट है चेस, चेस, और उसके अलावा है चेयरमैन, ठीक है, सब में चे है, लेकिन क्या है यहाँ पे? क्या है? कै, तो किसकी डिफरेंट साउंड है? डिफरेंट साउंड है ऑप्शन नंबर सी की। विच लेटर ऑफ द वर्ड कॉम इज नॉट स्पोक। हम क्या बोलते हैं? कॉम, हम क्या बोलते हैं? कॉम, कॉम बोलते हैं ना केवल, तो किसकी स्पेलिंग नहीं बोलते हम स्पेलिंग नहीं बोलते हैं बी की, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो बी होता है वो हमारा साइलेंट होता है। यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सो मैंने आपको समझाने की भी कोशिश करी है, सो डैट आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से सॉल्व कर सकें, और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बहुत अच्छे से रीड की प्रिपरेशन कीजिए। बाय एंड हैव अ गुड डे।